अप्रोच्ड डिफरेंटली में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक्स मैंने चूज़ किया है कि लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट का जन्म कहाँ से हुआ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं देखा कि हमारे पेरेंट्स कोई लिव इन रिलेशनशिप में थे या ये हमारे आजू बाजू में पहले नहीं देखा जाता था कि भाई कोई लिव इन रिलेशनशिप कर रहा है। लेकिन लास्ट 10 to 15 ईयर्स से ये कंसेप्ट ज़्यादा बाहर आया है, लोग ज़्यादा इसकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं उसमें से जो भी हस्बैंड आते हैं या वाइफ आती है वो हमें बताते हैं कि सर मेरे जो वाइफ है या हस्बैंड है उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, या मेरी कोई फ्रेंड है या मेरा कोई फ्रेंड है तो उसके साथ मुझे शिफ्ट होना है, जाना है, और मेरी वाइफ या हस्बैंड मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हैं। तो वो सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या राइट है मेरे कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह सकूं। तो मैं उनको एनालिसिस करता हूं और फिर राइट्स के बारे में तो फिर उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डिस्प्यूटेड मैरिज है, कोर्ट में मैरिज केसेस चल रहे हैं तो वो सिचुएशन में आप लिव इन में जा सकते हो नहीं। लेकिन रीज़न जो है कि भी क्यों लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो मैं जब उन लोगों की लाइफ स्टोरी पूछता हूँ कि भी क्या हुआ था, मैरिज में क्या हुआ था, तो हस्बैंड जनरली आके बोलते हैं कि सर मुझे जो है मेरी वाइफ है मेरे पर डाउट करती रहती है, सस्पिशियस है, मैं जब भी आता हूँ तो मेरे से नहीं वो मेरे रिलेटिव्स के बारे में कंप्लेंट करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो वाइफ के बारे में हस्बैंड बताते हैं तो फिर बोलता हूँ तो फिर क्या हुआ, तो बोलते हैं कि सर फिर मेरे फ्रेंड है या हमारी पुरानी फ्रेंड है उसके साथ मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, फिर धीरे धीरे उसके सस्पिशियस नेचर की वजह से फिर मैं और ज़्यादा उसके क्लोज आ गया, और अभी सर ऐसा है कि मैं उसके साथ ही शिफ्ट हो जाना चाहता हूँ, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टोरी रहती है हस्बैंड की तरफ से। वाइफ की तरफ से लिव इन रिलेशनशिप की स्टोरी बहुत कम मैंने सुनी है, लेकिन उनकी तरफ से भी यही सेम पैटर्न रहती है कि भाई हस्बैंड जो है हमें घर पे बहुत ऐसा मान के चलते हैं कि भाई हमें घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ को ही लेनी है, उसको स्पेस नहीं मिलती है, उसको उसके फ्रेंड जो भी है उसके पास भी रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको लेडीज़ फ्रेंड यानी फीमेल फ्रेंड ही रखनी है, आप किसी जेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते हो। इन इंडियन सोसाइटीज़ में जनरली देखा गया है कि वाइफ जो होती है उसकी बहुत सारे लिमिटेशंस बांध के चलते हैं कि उसको रिलेशंस के अलावा दूसरे थर्ड पर्सन उसके फ्रेंड के साथ उसको बात करने की परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो भी सफोकेट फील करती है। वो उसके कोई कॉलेज फ्रेंड्स मिल गए या स्कूल के फ्रेंड्स मिल गए तो अगर वो बात करते तो हस्बैंड उसको शंका की नज़र से देखते हैं, तो क्या होता है कि वो सफोकेट फील करने लगती है। तो धीरे धीरे जब घर में उसको माहौल नहीं मिलता है वाइफ को, तो वो बाहर कोई अच्छा फ्रेंड ढूंढती है और उसको मिल जाता है, तो हस्बैंड को पसंद नहीं होता है, तो हस्बैंड फिर उसको एलिगेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें अफेयर है, ये है, वो है। तो उसकी वजह से फिर वो एडवोकेट के पास चली जाती है और बोलती है कि सर मुझे डिवोर्स चाहिए या मेरे राइट चाहिए, और मुझे जो मेरे फ्रेंड मुझे अच्छे लगे उसके साथ शिफ्ट होना है, या उसके साथ मैरिज करना है, या उसके साथ लिव इन में रहना है। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो पर्सन को पसंद करती है वो भी मैरिड होता है, तो वो भी यही कंप्लेन लेके आता है कि मुझे अभी इसके साथ शिफ्ट होना है। तो ये सिचुएशन मैंने बहुत सारे केसेस में देखी है कि डिवोर्स के लिए जो भी आते हैं तो उसमें मेन रीज़न ये होता है कि उनको अपने अपने पार्टनर से इतनी कंप्लेन होती है जिसकी वजह से उसके जो फ्रेंड है उसके साथ वो अगेन सेकंड इनिंग यानी सेकंड मैरिज आप बोल सकते हो कि वो लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं।
तो ये मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये जो चीज़ है स्टार्ट कहाँ से हुई, कि भाई एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई या वेंटिलेट होने के माध्यम से स्टार्ट हुई। एवरी पर्सन रिक्वायर्स वेंटिलेशन, ठीक है। कुछ उनको थोड़ा चेंज चाहिए, उसको अपनी बात कहने के लिए कोई पर्सन चाहिए जो अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं कह सकता है। हमारी सोसाइटी ऐसे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो क्या करते हैं, फिर उसको स्टेटस देने के लिए हम उसको नाम दे देते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड एंड वाइफ मेंटली थोड़े फ्री हो जाते हैं, उसको थोड़ा स्पेस देते हैं, वाइफ हस्बैंड को स्पेस देती है कि भाई ठीक है, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, बात करो, लेकिन तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टूवर्ड्स वाइफ, टूवर्ड्स किड्स, टूवर्ड्स पेरेंट्स, वो मत भूलना, और उसके साथ तुम बात कर सकते हो। यू कैन शेयर योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड। ऐसे ही वाइफ को भी ऐसी छूट देनी चाहिए हस्बैंड को भी, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उससे तुम बात करो, घर पे बुलाओ, उसकी भी फैमिली को बुलाओ, उसको तुम अपनी फीलिंग शेयर करो, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है उसके साथ शेयर करो, लेकिन तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे इन लॉज है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। ये सोसाइटीज़ जो है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको बिना भूले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना कट किए आप उसके साथ बात करो। अगर ये फ्रीडम अगर मिल जाती है तो लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट जो है वो चला जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि कोई भी जो है उसको सोशल स्टेटस नहीं मिलता है, वो भी इतने खुश नहीं। आगे के वीडियो में मैंने बताया था कि लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द डिस्प्यूटेड मैरिजेस, राइट। तो लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट जो है वो एक्चुअली फ्रेंडशिप बेस्ड कंसेप्ट है। क्या आपके जो अपोजिट सेक्स वाले पार्टनर होते हैं, आपका फ्रेंड होता है, उससे आप थोड़े अट्रैक्ट होते हो, तो रीज़न है कि आप घर पे इतने कंफर्टेबल नहीं हो जो आप आपकी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई थर्ड पर्सन को आप एक्सपेक्ट करते हो। और वो थर्ड पर्सन जब आपकी कोई वाइफ है तो उसका अगर मेल फ्रेंड है तो उसके साथ हस्बैंड या उसकी फैमिली उसको एसोसिएट करते थे कि भाई ये लिव इन रिलेशनशिप में स्टार्ट हो गई है या इसका अफेयर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें हमारी माइंडसेट को सुधारना है। अगर हम हमारे माइंडसेट को नहीं सुधारेंगे तो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। आप किसी को पूछ लेना जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है या उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है वो ऐसा कोई स्टेटस नहीं है, हम लोग उसको दे देते हैं कि भाई ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है और साथ में रहते हैं तो लिव इन में रहते होंगे, वो फ्रेंड भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पे सोसाइटी में इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जाना है और हस्बैंड या वाइफ जो है वो थोड़ा अपने पार्टनर को स्पेस दे, उसको जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ वो बोल सके, उसको घर पे बुलाओ, फैमिली के हिसाब से उसको ट्रीट करो, अपनी अपनी लिमिटेशंस दिखाओ। हर एक को कोई ना कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा कोई एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है अपने मैरिज को सर्वाइव करने के लिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो उसके साथ अफेयर ही होता है। कई बार अच्छे थॉट्स का एक्सचेंज होना ज़रूरी होता है। वेंटिलेट होने के लिए कोई पर्सन, सुनने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए लाइफ में। अगर वो टाइम हस्बैंड या वाइफ के पास नहीं है और वो हस्बैंड और वाइफ वो टाइम किसी उसके फ्रेंड जिसको वो मानते हैं या मानती है कि उसके साथ वो शेयर कर सकता है, तो हस्बैंड या वाइफ को उसको टाइम देना चाहिए। अगर इतना खाली समझ लिया तो डिवोर्स जो है वो कम आएंगे। जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग बीमार होने के टाइम पर डॉक्टर के पास जाते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि थोड़े हेल्दी है, फिट है और फिर भी डॉक्टर के पास चले गए और बोला कि सर मुझे
फिर भी हेल्दी रहना है बाकी के दूसरे 60 सालों तक, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये पूछने किसी को मैंने जाते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन जब उसको कुछ स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक का ऐसा कुछ आता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ के चले जाते हैं, सर अभी ये हुआ है। तो डॉक्टर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उसको फिर लिटा देते हैं कि चलो ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो सेम चीज़ रिलेशनशिप में होती है, जब हस्बैंड एंड वाइफ अपने अपने लाइफ पार्टनर को स्पेस नहीं देते हैं और वो किसी थर्ड पर्सन से अपनी फीलिंग शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो इतने पॉजेसिव हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर अभी ये मेरे जो लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड एंड वाइफ जो भी है, तो वो मेरे साथ फेथफुल नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ एसोसिएट हो गए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वो थर्ड पर्सन से साथ एसोसिएट करने में आप ही मदद करते हो, वो होते नहीं है। जैसे शुरू में जैसे आपने सोचा कि भाई वाइफ है, मेरे पास एक केस आया था उसमें वो 17 साल का मैरिज था, वो वाइफ बहुत सफोकेटेड थी, 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, उसमें उसने इतना स्ट्रगल किया था। तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड 10th स्टैंडर्ड में था, उसने बात की उससे, तो वो थोड़ी क्लोज हो गई, उसको लगा कि चलो ये उसके साथ मैं वेंटिलेट हो सकती हूँ तो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आया, उसने डाउट करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे वो और उसके साथ में एसोसिएट हो गई। जो उसका फ्रेंड था वो भी मैरिड था, उसके भी 2 बच्चे थे। तो यहाँ पे क्या था कि जो उसका फ्रेंड था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी वाइफ थी, तो उसके पास थोड़ी समझ थी कि मुझे मेरे मैरिज ब्रेक नहीं करने हैं। तो उसने अपने हस्बैंड को थोड़ी फ्रीडम दी कि हाँ ठीक है तुम बात करो, लेकिन तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना। यहाँ पे वाइफ जो थी, मेरी जो क्लाइंट आई थी, उसके हस्बैंड ने उसको वेंटिलेट नहीं होने दिया, सफोकेट कर दिया। तो उसने फिर अपने पेरेंट्स के वहाँ चली गई और फिर डिवोर्स के लिए केस लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर आप नहीं रखते हो तो मैटर सीधी कोर्ट में पहुँच जाती है। आपको ट्रीटमेंट के लिए पहले थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए अपने पार्टनर को। तो ये जो चीज़ जो मैंने बताई, अगर आपने वो नहीं किया, स्पेस नहीं दिया, तो सीधा ऑपरेशन टेबल पर ही मिलना है, यानी सीधे कोर्ट में मिलना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी चीज़ है कि अपने पार्टनर को स्पेस देने। जैसे मान लो कि हम कई बार घर पे ही खाना मिलता है, फिर भी चेंज के लिए हम क्यों बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। घर पे टीवी है, मोबाइल है, मूवी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम महीने में एक बार या 2 महीने के एक बार चेंज के लिए चलो थिएटर में जाते हैं। क्यों? वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ कुछ चेंज लगता है। तो सर यही सारी रिलेशनशिप, यही सारी चीज़ें रिलेशनशिप में भी अप्लाई होते हैं। अगर हमें हमारे रिलेशनशिप को चेंज नहीं देंगे तो वो सफोकेट हो जाएंगे। आप खुद पर ट्राई करके देखना कि पूरे महीने में एक भी बार आप कहीं मत जाना, घर का ही खाना, और कुछ भी एंटरटेन वाली चीज़ मत करना। आपको लगेगा कि भाई ये ऐसी लाइफ जीने का क्या मतलब है। मैं इतना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, इतना मैं काम कर रहा हूँ, घर पे बच्चों के साथ, खुद के साथ, इतना फैमिली के साथ मैं अपनी 100% ड्यूटीज़ दे रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में मेरे लिए क्या है। तो वो जो चीज़ आपको सोच में आती है, वही चीज़ आती है वेंटिलेशन। चेंज चाहिए हर एक पर्सन को। अगर चेंज नहीं मिलता है तो वो सफोकेट हो जाता है, और वो सफोकेशन के लिए उसकी हस्बैंड या वाइफ उसको पुश करते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो फिर धीरे धीरे पर्सन जो होते हैं वो एक्सेप्ट करने लगते हैं, यार ठीक है चलो मैं गलत हूँ, तो मैं वही रिलेशनशिप कंटिन्यू कर लेता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि भाई आपने जिस पर डाउट किया, कि भाई हस्बैंड पर डाउट किया कि तुम्हारे किसी लड़के के साथ अफेयर है, तो शुरू में वो बचेगा कि नहीं मेरा नहीं है, डिफेंस करेगा, मेरा नहीं है, हम खाली फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स ऐसे खुद को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन फिर वाइफ क्या करती है कि उसको पकड़ने की तरीके ढूंढती रहती है, बोलती है कि चलो पकड़ लिया, देखो यहाँ पे तुमने ये किया, या
वो लोग साथ में बैठते होंगे, वहाँ से जाके उसके फ़ोटो क्लिक करके या वहाँ पे तुरंत सरप्राइज स्ट्राइक करेंगे कि भाई देखो मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तुमने पकड़ लिया तो है मेरा, अभी बोलो क्या करना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो विड्रॉ हो जाता है रिलेशनशिप में से। वैसे ही वाइफ में होता है, वाइफ नॉर्मल बात करती है तो हस्बैंड बोलता है तुम्हारा अफेयर है, फिर उसको हस्बैंड ट्रैप ढूंढता रहता है उसको कैसे मैं पकड़ूं, और फिर उसको एक्सपोज कर देता है। अगर वाइफ को एक्सपोज कर दिया तो वाइफ बोलती है कि ठीक है तो है यार मेरा अफेयर है, बोलो अभी क्या करना है, नहीं रहना है डिवोर्स ले लो। सही में आप माइन्यूटली देखोगे तो उसमें कहीं पे भी किसी का अफेयर नहीं होता है। वो खाली अपने अपने रिलेशनशिप जो है वो बचाने के लिए, वेंटिलेट होने के लिए पर्सन ढूंढते हैं। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है, ठीक है। अगर आप उसको बार बार ये रियलाइज करवाओगे कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है तो वो विड्रॉ हो जाएगा। ये मैंने मेरे इतने सालों के करियर में बीइंग ए मैट्रिमोनियल लॉयर देखा है, ठीक है। लोग आके सीधा यही मेरे पास जब भी आते हैं वो लास्ट स्टेज पर आते हैं कि सर हमारे मैरिजेस स्पॉइल हो गए हैं, मेरा अफेयर है, अभी मुझे लिव इन में जाना है। तो मैं फिर बोल देता हूँ कि भाई आपको लिव इन में जाना है तो एक बार सोच लो, लिव इन रिलेशनशिप नो सॉल्यूशन, लेकिन अभी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी है, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसमें से निकल जाओ। लास्ट ये रिकोर्स है, पहला नहीं है। इसलिए मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट स्टार्ट ही नहीं होगा अगर आप आपके वाइफ या हस्बैंड को फ्रीडम दो। आप आपको एक क्वेश्चंस कर लेना जाते जाते, मैं जस्ट 2-3 मिनट में ये बता देता हूँ कि आपने जिससे मैरिज किया, लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज किया, उस टाइम पे आपका जो भी पार्टनर था वो सही है आपके लिए, वही मान के किया था। लव मैरिज किया होगा या अरेंज मैरिज किया होगा, उससे पहले भी उनके फ्रेंड्स रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्यों मैरिज के बाद अपने अपने पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, इसके अलावा कोई दूसरा उसके आजू बाजू नहीं होना चाहिए। तो ये माइंडसेट जो है यही आपके मैरिज रिलेशनशिप को ब्रेक करने का सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। लास्ट में देखा जाए एट द एज ऑफ 50, 60, 70 आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये जो मैं सोच रहा था वो मेरी गलती थी। ये अगर मैंने थोड़ा खुद को टाइम दिया होता तो मेरा रिलेशनशिप बच गया होता, लेकिन बहुत देर हो जाती है और ये पर्सन खुद रियलाइज करता है, किसी और को नहीं बता पाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप खुद को ये सेल्फ टॉक दो और रिलेशनशिप जो आपके हैं वो बचा लो, क्योंकि अभी सोसाइटीज़ में धीरे धीरे ये कंसेप्ट फैशन की तरह हो गया है कि सर लिव इन रिलेशनशिप में मुझे जाना है, शिफ्ट होना है, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे डिवोर्स ले लेना है। तो आप शांति से इस पर सोचना और आपकी जो भी कमेंट है, सजेशन है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।